नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी CUET प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पीजी हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका सपना है कि JNU, BHU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो एडमिशन ले और अच्छी पढ़ाई करें, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने JNU के MA हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करनी शुरू की है। ये दूसरा वीडियो लेक्चर है इस सीरीज के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, जिस सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस सिलेबस को बनाने वाले डॉक्टर नामवर सिंह थे, जिन्होंने JNU के MA हिंदी का सिलेबस बनाया। इसके अलावा उन्होंने ही UPSC का जो हिंदी सिलेबस था उसका भी इन्होंने ही एक तरीके से संयोजन किया हुआ था, संपादन किया था। तो एक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक द्वारा निर्मित हम पाठ्यक्रम को देख रहे हैं और ये सिर्फ न केवल पाठ्यक्रम है बल्कि आपकी तैयारी के लिए एक सूत्र के रूप में है। आपको एक इससे दिशा मिल सकती है कि तैयारी करते वक्त हमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं जिनको कि आप सभी ध्यान में रख सकें। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और उसमें ब्रैकेट में दिया गया है कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के हिंदी साहित्य को पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम JNU के पाठ्यक्रम को देखें तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इतिहास की अवधारणा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथों, साहित्यिक केंद्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि पर विचार करना है और फिर नीचे पाठ्यक्रम दिया गया है कि क्या-क्या इसमें पढ़ना है। तो आप जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, तो पढ़ते वक्त आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास लेखन के पीछे कोई न कोई अवधारणा काम कर रही है। वो कौन-सी अवधारणा है? इसके बाद इतिहास दर्शन क्या रहा है? फिर इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन-कौन सी रही हैं? और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से रहे हैं? फिर साहित्यिक केंद्र कौन-कौन से थे, जहाँ से हिंदी साहित्य और इतिहास का विकास हुआ, और साथ में पत्र पत्रिकाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि सूत्र दिया गया है, लेकिन नीचे पाठ्यक्रम का पूरा विस्तार है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे माना जाए, पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपराएं कौन-कौन सी रही हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य कौन सा रहा है। तो देखने में जो पहला पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि केवल एक लाइन दे दिया गया है, लेकिन आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर बताया गया कि हिंदी के प्रमुख इतिहास ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो शुक्ल जी का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासों को आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना चाहिए। या फिर आप रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास को पढ़ें तो भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, पहले तो उनके नामों को आप अपने ध्यान में रखिए, उनके लेखक कौन-कौन से हैं, उनको ध्यान में रखिए। ठीक है? इस सिलेबस पर मैं चर्चा इस उद्देश्य से कर रहा हूँ कि कम से कम आप एक मानक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से अच्छे से परिचित हो जाएँ और उस पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले चलें। क्योंकि आप जब कोई भी किताब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो उसमें आपको ये सारे बिंदु दिखाई पड़ेंगे। तो पढ़ते वक्त कम से कम आप सरसरी निगाह से तो पढ़िए ही, साथ में जहाँ पर थोड़ा-सा ठहर कर पढ़ना पड़े, वहाँ रुक कर भी देखिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। जैसे शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उन्होंने लिखा कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाना चाहिए। तो जब आप किताब पढ़ेंगे, तभी तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आएगा। इसके बाद है कि पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपराएं कौन-कौन सी रही हैं और आदिकाल के वो प्रमुख कवि कौन रहे, जिसमें कि आपको पढ़ना है रासो काव्य, जैन, सिद्ध, नाथ। इसके अतिरिक्त फुटकल खाते में विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो जैसे रचनाकारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद है भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक कारण। एक चीज आप देखिए कि जब आप आदिकाल पढ़ रहे हैं,
तो वहां पर उसके उदय के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का विवेचन नहीं किया जा रहा है, बल्कि जब हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो वहां पर उसके उदय को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों को आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में जरूर कहीं कहीं पढ़ा होगा कि एक का मानना है कि भक्ति का आगमन इस्लाम के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ और एक का कहना है कि नहीं, ये स्वाभाविक भारतीय चिंतन धारा का विकास रहा है। तो इसी डिबेट को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलकर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक भी इसमें शामिल होते हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है या फिर कारण क्या रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसके अंतर्गत ही आपको सगुण और निर्गुण भक्ति का सामाजिक आधार क्या रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। प्रमुख सगुण निर्गुण कवि और उनकी रचनाओं में समकालीन समाज का चित्र किस तरीके से उभरा है उसको देखना है। भारत में सूफी मत का उदय और विकास किस तरीके से हुआ, हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनका काव्य आप अपने ध्यान में रखिए। तो देख रहे हैं आप कि चाहे वो जेएनयू का पाठ्यक्रम हो, चाहे आपका जो जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का पाठ्यक्रम, लगभग मिलता जुलता ही पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो न चाहते हुए भी आपने इन सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन जब आप एक भारत के नंबर 1 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम भी इस परीक्षा में एक अच्छे दावेदार के रूप में हो सकते हैं। हमने भी जो पढ़ाई की है वो फालतू नहीं की है, यही सारी चीजें तो पढ़नी है आगे भी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो तीसरा पॉइंट है जिसमें दरबारी संस्कृति और रीति काव्य के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने देखा कहीं भी ऊपर दरबारी कवि या संस्कृति की चर्चा नहीं की गई, लेकिन ये चर्चा आप देख रहे हैं कि रीतिकाल के संदर्भ में ही ज्यादा की जाती है। मान लीजिए सवाल घुमाकर पूछा जाए कि किस काल खंड में दरबारी संस्कृति या दरबारी कवियों की सर्वाधिक चर्चा की गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो रीतिकाल आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आदिकाल या भक्ति काल में जितने कवि थे वो किसी राजा या शासक के दरबार में नहीं रहा करते थे, वहां भी थे, लेकिन जो दरबारी संस्कृति थी या प्रभाव था वो कम था। लेकिन रीतिकाल में आकर ये प्रभाव ज्यादा हो जाता है और एक प्रवृत्ति के रूप में विकसित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सिलेबस पर चर्चा की है और उसमें आपने देखा कि लिखा गया था कि प्रमुख रचना, रचनाकार और प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्तियां कैसे निर्मित होती हैं वो भी धीरे धीरे आपके दिमाग में आना शुरू हो गई होंगी। जब किसी कालखंड की विशेषताएं विशेष और प्रवृत्त होती हैं तो वो प्रवृत्तियां के तौर पर उभर कर सामने आती हैं। तो दरबारी संस्कृति की जब भी चर्चा की जाएगी तो रीतिकाल आपके दिमाग में आना चाहिए। इसी के अंतर्गत प्रमुख रीति कवि और उनका काव्य, रीति मुक्त काव्य धारा आपको ध्यान में रखना है, खासतौर से जो घनानंद बोधा आलम ठाकुर हैं उनके बारे में। बाकी रीति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहां से सवाल बनते हैं। रीतिकाल एक चीज के लिए और जाना जाता है कि इसमें संस्कृत काव्य शास्त्र जैसे आचार्यों का एक बार फिर से उभार होता है। एक अंतराल के बाद आप देखेंगे कि रीतिकाल में जितने भी आचार्य आए वो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की तरह ही काव्य लक्षण इत्यादि देना शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा देखना है, सवाल कई बार पूछा जाता है। चौथा पॉइंट यहां पर दिया गया कि भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, यानी कि भारतेंदु युग के पहले भी हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, धीरे धीरे उसमें गद्य लिखे जा रहे थे। वो गद्य किस तरीके के थे उनके बारे में पढ़ना है। 1857 की राज्य क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में हमें पढ़ना है। इसीलिए भारतेंदु युग को कई बार हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में तो पढ़ना है, साथ में उनका जो मंडल रहा जिसको कि हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से उसमें लेखक शामिल रहे हैं, निबंधकार के तौर पर, आलोचक के तौर पर, कवि के तौर पर या फिर कहानीकार के तौर पर। भारतेंदु युग में ज्यादा जो विधा प्रासंगिक रही वो थी नाटक। इसके अलावा उसमें व्यंग प्रधान निबंध भी खूब लिखे गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ आपको भारतेंदु मंडल के लेखकों को बिल्कुल ध्यान में रखना है।
उनकी रचनाओं के साथ, उनके पत्र पत्रिकाओं के साथ, और साथ में इनका जो क्रम है कि कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ, इसको भी ध्यान में रखना है। 19वीं शताब्दी में हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, खासतौर से इसकी शुरुआत 1826 ईस्वी से शुरू हो जाती है और बाद में भारतीय हिंदी युग में ढेर सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और वहां से सवाल बनते हैं, चाहे वो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की पत्रिका हो, चाहे बालकृष्ण भट्ट की हो, प्रताप नारायण मिश्र की हो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हो, और भी कुछ कुछ इसमें कवि लेखक हैं, तो उनको ध्यान में रखिए जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखी जा रही थी। भारतीय हिंदुकालीन साहित्य की विशेषताएं, क्योंकि भारतीय हिंदू युग जब चल रहा था तो उस समय स्वाधीनता आंदोलन या कहा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी और हर एरिया में नवजागरण की बात चल रही थी, नए सिरे से चीजों को देखने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें आप देखेंगे कि देशभक्ति राजभक्ति दोनों का मिश्रण है, जो कि एक तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय हिंदू युग की विशेषताओं के रूप में उभरती हैं, और भी चीजें हैं जो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उनको ध्यान में रखते हुए या इस युग के लेखक और कवि लिख रहे थे। और साथ में भाषा का भी सवाल चल रहा था। ये वही युग है जिस समय हिंदी भाषा और लिपि के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, इसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, जिसमें कि सरस्वती पत्रिका से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी से तो कुछ सवाल रहते ही हैं, लेकिन सरस्वती पत्रिका का काफी इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ में हिंदी नवजागरण इस समय भी चल रहा था, इस समय भी स्वाधीनता आंदोलन अपने एकदम चरम पे मैं कहूं कि चल रहा था। तमाम नेता देश को आजाद कराने के लिए संगठनिक रूप से तैयार हो रहे थे। मैथिली शरण गुप्त का क्या रोल रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौर में, किस तरीके से उन्होंने देशभक्ति पर कविताएं लिखी और जो भी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, इनकी कविताओं को पढ़कर उनके अंदर जोश उत्पन्न हो रहा था। मैं चर्चा करना चाह रहा था भारत भारती के लिए, और साथ में न सिर्फ देश में नवजागरण की चर्चा चल रही थी, बल्कि कुछ ऐसे पात्र थे जो कि उपेक्षित थे, जिसमें कि आप साकेत की उर्मिला को ले सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब आप पढ़ेंगे तो साकेत आपको याद आएगा, आपको सरस्वती पत्रिका याद आएगी, आपको मैथिली शरण गुप्त याद आएंगे। ठीक है, और उस समय की जो राष्ट्रीय काव्य धारा थी वो याद आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब आप किताबों को पढ़िए तो इन बिंदुओं को देखें, तो आप थोड़ा सा सीरियसली इसको पढ़िए, क्योंकि ये सब परीक्षा में आने के अपने पूरे रूप में तैयार रहते हैं। इसके बाद है हिंदी में आधुनिक गतिविधियों के उदय और विकास का आकलन। अब धीरे धीरे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यहां से आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई, खड़ी बोली हो गई। और इसको बनाने में किसका ज्यादा योगदान रहा, वो था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आप देख रहे हैं कि यहां से खड़ी बोली एकदम से केंद्र में आ गई, कविता और गद्य दोनों के। अब यहाँ आधुनिक गद्य विधाओं का विकास तेजी से हो रहा है, और उसका किस तरीके से मूल्यांकन किया गया, जिसमें कि आलोचना, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि से गद्य विधाओं का विकास होने लगा, और यहाँ से सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। नीचे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण इस खंड के लिए। इसी में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी पर उसका प्रभाव। ठीक है, इस चीज को आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के दौर में भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, मेरा ये मानना है कि इसमें आपके पाठ्यक्रम में जितने भी बिंदु लगे सभी समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी आपको यही चीज पढ़ना है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था तो उसका हिंदी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा, हिंदी में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का कैसे उदय हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। फिर छायावाद के बारे में पढ़ना है, यहाँ से भी सवाल प्राय पूछे जाते हैं, छायावाद की परिभाषा से लेकर छायावाद के कवियों की विशेष प्रवृत्तियों को लेकर और रचनाओं को लेकर। 1936 में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई और यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, उसी से जोड़कर देखना है। फिर प्रगतिवाद
चलता है। तो 1936 में प्रगतिशील आंदोलन और हिंदी साहित्य को देखना है। फिर 1936 के आसपास स्वाधीनता आंदोलन में परिवर्तन कैसे होता है, युगांत का अनुभव, प्रगतिशील साहित्य की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको इस पॉइंट में आपको पढ़ना है प्रगतिवादी जो साहित्य है उसके बारे में। फिर स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य, जब भी स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको देश विभाजन से रिलेटेड रचनाएं मिलेंगी। ठीक है, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास ढेर सारे लिखे गए। इसी के समय नई कविता का भी उभार होता है। जब देश आजाद होता है तो जो पहले हम कविता जिसको जानते थे वो धीरे धीरे किस रूप में आ गई, नई कविता में आ गई। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो नया शब्द लगा हुआ है वो क्या है, विशेषण है। तो नई कविता देश की आजादी के बाद नई अनुभूति और प्रामाणिकता के साथ लिखी जाने लगी। और जब विस्तार से नई कविता पर हम कभी चर्चा करेंगे तो इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो नई कविता को आपको सीरियस लेना है। ठीक है, क्योंकि साथ साथ में पैरेलल आपको भी तो पढ़ना है। हम तो आपको गाइडेंस कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप किताब खोलें तो इन बिंदुओं से टकराते हुए आगे बढ़ें। इसी में आपको पढ़ना है स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में विचारधारात्मक द्वंद्व, जिसमें कि व्यक्ति स्वातंत्र्य, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद। यानी आजादी के बाद का जो हिंदी साहित्य है वो विचारधाराओं के द्वंद्व से विकसित होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की गई, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद। इन सभी वादों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन अस्तित्ववादी लेखक है या कवि है, कौन मार्क्सवादी लेखक या कवि है, या मनोविश्लेषणवादी लेखक या कवि है। इसी दौर में शुरू होता है आंचलिक उपन्यास लेखन, जिसमें कि आप रेणु का नाम भली भांति जानते होंगे। आंचलिक उपन्यास और उपन्यासकारों को पढ़ना है। इसी दौर में शुरुआत होती है नई कहानी की, ठीक वैसे जैसे नई कविता की शुरुआत होती है। ठीक है, नई कहानी की जब भी चर्चा की जाएगी तो आपको वहां पर राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का नाम दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नई कहानी और उसके बाद छोटे छोटे कालखंड नई कहानियों के शुरू होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। 5-5 साल, 6-6 साल के अंतराल पर विभिन्न कहानी आंदोलन चले हुए। कई बार आप देखेंगे कि उनके क्रम को पूछ लिया जाता है, उनके प्रवर्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसने प्रवर्तन किया। उसमें से आप देखेंगे कमलेश्वर नाम के एक कहानीकार हैं जो कि नई कहानी से भी जुड़े हुए हैं। और अब आप कमेंट कर बताएंगे कि कमलेश्वर नई कहानी के अलावा और किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं ताकि हमारा जो संवादात्मक संबंध है वो बना रहे। और मुझे ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है और थोड़ा सा चिंता भी हो रही है कि बहुत सारे विद्यार्थी सवालों का जवाब देते हैं लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देते। इसलिए पता चलता है कि जो मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं वो जाहिर सी बात है कि सवालों का जवाब देते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइप कीजिए। टाइप करने पे आपके दिमाग में वो बात हमेशा के लिए बैठ जाएगी। और हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश यही है कि आपके मन मस्तिष्क में हिंदी साहित्य पूरी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था कि नई कहानी और नई कहानी आंदोलनों को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। इसी के समानांतर नाटक और रंगमंच पर भी रचनाएं लिखी जा रही थी और उसमें नए प्रयोग किए जा रहे थे। और फिर हिंदी आलोचना का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा था, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद दौर आता है समकालीन हिंदी साहित्य का। साहित्यिक पत्रकारिता, लघु पत्रिका आंदोलन, समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, नई प्रवृत्तियां जो उभर रही थी उनको ध्यान में रखते हुए, साथ में हिंदी साहित्य में विमर्शों का दौर शुरू हुआ जिसमें कि स्त्री लेखन, दलित लेखन, आदिवासी लेखन, ये सबको पढ़ना है। ठीक है, और समकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताएं आप सभी को याद होगा जो मुझसे पुराने समय से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं दूरदर्शन पटना केंद्र में गया हुआ था जहां पर जो टॉपिक था वो समकालीन हिंदी कविता के ऊपर था। तो हमने उसमें बताया कि समकालीन शब्द को लेकर काफी डिबेट रहा है। लोगों ने विचार किया कि आखिरकार इसका समय कहां से कहां तक माना जाए, और अंत में हमने बताया था कि इसको एक रबर की तरह माना गया कि जहां तक इसको खींच सकते हैं।
ठीक है ना। तो देखिए, रचनाएं तो पहले से भी लिखी जा रही थी, लेकिन समकालीन दौर में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन जिस तरीके से हुए और विमर्शों का दौर शुरू हुआ, तो हमारा साहित्य भी प्रभावित हुआ और उसी के हिसाब से अपने को ढाला। तो देखना है आपको कि कौन कौन से प्रमुख स्त्री लेखन कार्य हुए हैं या फिर दलित लेखन कार्य कौन से हैं, यहाँ से भी सवाल बनता है। और आपको ध्यान में रखना है कि 75 सवाल ही रहेंगे, ठीक है ना। तो सवाल एक तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और 8वां पॉइंट दिया गया कि हिंदी में प्रवासी साहित्य का इतिहास। स्त्री लेखन, दलित लेखन तो है ही, लेकिन जो लोग इस देश से बाहर जाकर रह रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, और एक हमारे सीनियर हैं जो कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में वो थे और वहां से उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और वो फेसबुक पर भी फ्रेंड है और हमारे सीनियर भी। तो प्रवासी साहित्य यानी कि जो लेखक देश छोड़कर दूसरे जगह हैं, वहां पर उनके साथ कैसी घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो भी वो अनुभूत कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपने देश को याद करते हुए, वो प्रवासी साहित्य के अंतर्गत है। खासतौर से जब आप जेएनयू में पढ़ाई करते हैं तो ज्यादातर आपको लेखक दिखाई पड़ेंगे, मॉरिशस के लेखक दिखाई पड़ेंगे, जिसमें अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर जैसे लेखक प्रायः जेएनयू में आया करते थे। जब मैं वहाँ का स्टूडेंट था तो मैंने अभिमन्यु अनंत को भी देखा था और रामदेव धुरंधर को भी देखा था। तो प्रवासी साहित्य का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो देश से बाहर रहकर हिंदी साहित्य में लिख रहे हैं और अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रमुख अनुमोदित अगर किताबें हैं हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, तो कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं या फिर उनको ध्यान में रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की परंपरा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में है। प्रेम शंकर, भक्ति काव्य की भूमिका। यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन प्रेम शंकर ने लिखा भक्ति काव्य की भूमिका। मान लीजिए यही किताब परीक्षा में आ जाएगी, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं वो निस्संदेह तरीके से उसका सही जवाब दे पाएंगे। के दामोदरन की पुस्तक है भारतीय चिंतन परंपरा। शिव कुमार मिश्र की बड़ी फेमस पुस्तक है भक्ति काव्य और लोक जीवन। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कबीर दास पर किताब लिखी गोविंद त्रिगुणायत ने, कबीर की विचारधारा। मान लीजिए कबीर पर आपने ढेर सारी किताबें पढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पढ़ ली, श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया गया कि कबीर की विचारधारा के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जो लोग देख रहे हैं कि गोविंद त्रिगुणायत। मैनेजर पांडे ने पुस्तक लिखी भक्ति आंदोलन और सूरदास। रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, काफी फेमस किताब। रामविलास शर्मा की एक किताब है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। मैनेजर पांडे ने फिर से लिखा साहित्य और इतिहास दृष्टि, काफी चर्चित यह किताब, लगभग उन सभी विद्यार्थियों द्वारा पठित है जो कि जेएनयू से एमए, पीजी, पीएचडी जो भी किए रहते हैं और उनके पास रहती भी है किताब। नंदुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब इसका पुराना नाम संक्षिप्त इतिहास था, लेकिन नया नाम क्या हो गया है, सरल इतिहास। पतली सी किताब है, आपके बेस को मजबूत करने के लिए किताब काफी महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, अब इसका नाम हो गया है सरल इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। नामवर सिंह की किताब कविता के नए प्रतिमान, इसी से मिलता जुलता एक नाम है नई कविता के प्रतिमान। तो आप जरूर बताइए कि ये किसकी है। देवी शंकर अवस्थी, विवेक के रंग, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो ये प्रश्न बना हुआ है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है या फिर किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, तो हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि।
अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, राजेंद्र यादव अर्चना वर्मा द्वारा संपादित किताब है। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में संपादित रचनाएं भी पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियां, प्राय परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, काफी इंपॉर्टेंट इतिहास है, ठीक है। शिवराज सिंह बेचैन, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य, नवलेखन, ये भी संपादित है शिवराज सिंह बेचैन और देवेंद्र चौबे द्वारा। और संयोग की बात यह है कि हमने जेएनयू में एमए के दौरान जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, हमारे चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, इस बात से सहमत होंगे कि सभी ने प्रोफेसर देवेंद्र चौबे से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, और यहाँ पर उनकी किताब भी लगी। शिवराज सिंह बेचैन, इनका संबंध डीयू से है और इनका संबंध जेएनयू से है। दोनों यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों लोगों ने मिलकर लिखा चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य, नवलेखन के संदर्भ। कुछ अंग्रेजी किताबें हैं जो कि आप नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास एक और लिखा विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र चौबे की किताब और आ गई। आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, दीपक कुमार द्वारा किताब लिखी गई हाशिए का वृत्तांत, जिसमें कि स्त्री, दलित और आदिवासी समाज का वैकल्पिक इतिहास लिखा गया। तो देखिए, ये जो लेक्चर था न सिर्फ सीयूईटी पीजी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए था, बल्कि ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च करना चाहते हैं और किताबों के बारे में चाह रहे हैं कि कोई उनको गाइडेंस दे। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं हाशिए के समाज के ऊपर, तो ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इससे आपको दृष्टि मिल जाएगी। तो देखिए, मेरी कोशिश यही होती है कि किसी भी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ न कुछ नई दिशा दी जाए और नया गाइडेंस दिया जाए, जिससे कि आप अपने परीक्षाओं में सफल हों, और न सिर्फ परीक्षाओं में सफल हों बल्कि आगे की राह भी आपकी क्लियर हो, उसमें कुहासा जैसे या फिर फॉग जैसे धुंधलापन न दिखाई दे। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है। अब आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि ये कोशिश कितनी कारगर साबित हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि जेएनयू के सिलेबस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं उतना देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए, और ऐसा माना जाता है कि बिना शोर शराबे के शांति से पढ़ने और पढ़ाने वालों को लोग जल्दी नहीं पहचान पाते, लेकिन जब वो अपने मेहनत के माध्यम से सफल होते हैं तो उनकी सफलता जो है वो धूम मचाना शुरू कर देती है। इसी विश्वास से इन सारी चीजों पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल आपके लिए लेक्चर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।